नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा के सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने आज रंग पर्व के खूब मजे लिए होंगे। आपके हाथों पर गुलाब की लाली अब भी बरकरार होगी और अगर कुछ कमी पेशी रह भी गई हो तो चिंता की बात नहीं है। चुनावी रंग अब खिलने को हैं। निश्चित ही ये रंग आपको जरूर भाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का इलेक्शन स्पेशल एक्स्ट्रा कवर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दंगल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। कई दिन के इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस को भी ख्याल आ ही गया कि अरे हरिद्वार और नैनीताल के लिए भी तो प्रत्याशी उतारे जाने हैं। इस तरह पार्टी ने शनिवार देर रात नैनीताल में प्रकाश जोशी और हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत के फर्जंद वीरेंद्र रावत को मैदान में उतार दिया है। बीते 3 दिनों में राज्य की 5 सीटों पर अब तक कुल 9 प्रत्याशियों के नामांकन हुए हैं। अब मंगलवार और बुधवार के रूप में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन नहीं किए हैं। इस तरह अगले 2 दिन प्रदेश में पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा हाई रहने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में अब तक जो प्रमुख नामांकन हुआ है उसमें अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अजय टम्टा के साथ ही टिहरी सीट से निर्दलीय बॉबी पंवार का नाम शामिल है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। शुक्रवार को बॉबी के नामांकन के दिन देहरादून की सड़कों पर युवाओं का हुजूम देखा गया। बॉबी के शो की तुलना भीड़ के लिहाज से करें तो अरबों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड डकार जाने वाली पार्टियां निश्चित तौर पर इससे कहीं ज्यादा भीड़ जोड़ सकती हैं। लेकिन उस भीड़ में नेताजी की पर्ची से टंकी फुल करा के निकलने वाले बाइकर्स, शर्ट के 2 बटन खोलकर गले में डाली सांखल नुमा सोने की मोटी चेन दिखाते प्रॉपर्टी डीलर्स और दिहाड़ी पर लाए गए श्रमिक अधिक नजर आते हैं। इसके विपरीत बॉबी के शो में 90% ऐसे युवा थे जो अपने गुर्बत के दिन कटने की उम्मीद में देहरादून में तैयारी कर रहे हैं। वही देहरादून जहां नियम अनुसार विशेषाधिकार के नाम पर अपने बेटे, बेटी, ओएसडी, साले की पत्नी को विधानसभा की पक्की नौकरी देने वाले नेताजी भी रहते हैं। देहरादून में चक्राता क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले बॉबी पंवार यूं तो बीते कुछ सालों से भर्तियां न निकलने, रिजल्ट में देरी और फिर परीक्षा निरस्त होने संबंधी दिक्कतों को लेकर युवाओं की आवाज उठा ही रहे थे। लेकिन 2022 के अगस्त में खुले भर्ती लीक पिटारे ने उन्हें न सिर्फ युवाओं बल्कि उत्तराखंड के हालातों से व्यथित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सहारा बना दिया। बॉबी लड़ रहे हैं और खूब लड़ रहे हैं। बीते साल फरवरी में ही उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला। वो जेल गए तो उनके साथ ही 1 हफ्ते तक कई युवा शहीद स्थल पर खुले आसमान के नीचे दिन रात डटे रहे। एक ऐसे दौर में जब कुछ लोग एक साथ एक्टिविस्ट, पत्रकार, ब्लैकमेलर, नेता, समाजसेवी का चोला पहने क्रांति करने निकलते हों, बॉबी पंवार अब तक एक विशुद्ध लड़ाका नजर आए हैं। वो न सिर्फ बेरोजगारों की बात कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार, पलायन, भू कानून, मूल निवास, स्थायी राजधानी जैसे तमाम सवाल बिना किसी वैचारिक द्वंद्व के अपनी बात इन सभी मुद्दों पर रख रहे हैं। उनकी यही पूंजी भी है। यही कारण है कि अपनी छवि गढ़ने के लिए करोड़ों का विज्ञापन फूंकने वाले नेताओं से ज्यादा युवाओं की स्वतः स्फूर्त भीड़ बॉबी के साथ खड़ी नजर आती है। ऐसे में अचरज नहीं कि जिस टिहरी सीट पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता खुद ही मैदान से भाग खड़े हुए, वहीं बॉबी पंवार एक साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनौती दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी एक उम्मीद जगा रहे बॉबी पंवार भविष्य में परिपक्व राजनीति में आकर उसी राह पर चलने लगे जिस राह टीम अन्ना के ज्यादातर सिपाही निकल लिए। लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा धर्म लड़ना है और बॉबी ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। वो भी तब जबकि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। उनकी इसी ताकत को देखते हुए पूर्व सैनिक संगठन और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के साथ ही किसी को भावना देने वाली यूकेडी तक ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया है। बेशक उनसे लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की उम्मीद जताना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन वो इसी राह पर डटे रहे तो नेतृत्वहीनता के शिकार उत्तराखंड में भविष्य के लिए एक विकल्प जरूर बन सकते हैं। इन चुनावों में बॉबी पंवार ने वो करिश्मा तो पैदा कर ही दिया है कि राजशाही की बपौती समझी जाती ये सीट अब दिलचस्प दंगल का मैदान बन गई है। इधर गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अभी अपना नामांकन भी नहीं किया था कि उन्हें इनकम टैक्स के 3 नोटिस मिल गए। उन्हें अपने प्रचार कार्य छोड़ते हुए 22 मार्च को महाराष्ट्र स्थित इनकम टैक्स के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया। हालांकि गोदियाल इस दिन वहां नहीं गए, लेकिन उन पर इनकम टैक्स का शिकंजा तो कस ही गया है। गोदियाल का आरोप है कि उक्त नोटिस बिना किसी आधार के जारी किए गए हैं और इससे सरकार उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। अब इसकी जानकारी जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिली तो उन्होंने गोदियाल को 2 टूक कह दिया कि भाई नोटिस का जवाब दे दियो, कहीं ऐसा ना हो कि नामांकन में कोई दिक्कत आ जाए। आहा,
भट्ट जी ने जिस साफगोई से कहा कि कहीं नामांकन में कोई दिक्कत ना आ जाए, उससे कलीम आजिज की ये पंक्तियां याद आ गई कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब पता नहीं चुनाव घोषित होने के बाद ईडी के हाथों गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐसी कोई नेक सलाह दी थी या नहीं। पर हां, जब ईडी कथित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास में गिरफ्तार कर रही थी, इधर देहरादून में उद्यान विभाग घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला सहित कई अन्य फाइलें ईडी के बजाय बीड़ी सलकाते हुए आराम फरमाती नजर आई। अलबत्ता फाइल के कवर पर यह जरूर लिखा देखा गया कि यहां धूम्रपान वर्जित है। खैर, दिल्ली की बातें दिल्ली जाने, हम वापस उत्तराखंड पर लौटते हैं और जरा हरिद्वार सीट की तरफ रुख करते हैं। अब यह साफ होने लगा है कि उत्तराखंड में अगर किसी सीट पर आक्रामक प्रचार होगा तो वो हरिद्वार में ही होगा। यहां परंपरागत प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले बसपा से भावना पांडे और निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार भी मैदान में हैं। इसमें भावना पांडे और खानपुर विधायक उमेश कुमार की सियासी तासीर एक ही जैसी है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को मैदान में उतारा है, जिनके पास 3 साल तक निपट खाली बैठने के बाद कुछ करने लायक काम आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत की साख दांव पर लगी हुई है। रावत ने अपने बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाकर अपने परिवार के चौथे सदस्य की चुनावी लॉन्चिंग कर दी है। इससे पहले उनकी बेटी अनुपमा हरिद्वार से विधायक बन चुकी हैं, जबकि पूर्व में उनकी पत्नी भी कई चुनाव लड़ चुकी हैं। धनबल के पैमाने पर अगर हरिद्वार सीट के दंगल को मापा जाए तब यह लड़ाई और भी दिलचस्प लगने लगती है। इन प्रत्याशियों की घोषित संपत्ति तो नामांकन के दौरान सामने आ जाएगी, लेकिन अघोषित संपत्ति का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यह अंदाजा लगाने के लिए इन दिनों आप सिर्फ देहरादून से हरिद्वार की एक ड्राइव पर निकल जाइए। लार्जर देन लाइफ टाइप के होर्डिंग आपको इसका एक भान तो करवा ही देंगे। इतना पैसा आता कहां से है, ये सवाल पूछने का अधिकार हम पहाड़ी ग्याड़ुओं को नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इसी सीट में आने वाली कुछ विधानसभाओं के जो चैंपियन रहे हैं, उनका राजनीतिक आधार भी पैसा ही रहा। और ऐसे चैंपियनों को जब किसी ने पटकनी दी तो वो भी सिर्फ पैसे के जोर पर दी गई। कहावत तो सबने सुनी होगी कि पैसा बोलता है। उसे सच में बोलते हुए अगर आप सुनना चाहते हैं तो हरिद्वार की इस सीट पर सिर्फ आंखें ही नहीं, कान भी लगाए रखिएगा। बहरहाल, बीते सप्ताह उत्तराखंड कांग्रेस को तहस नहस करने वाला चक्रवाती तूफान अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि इसके आफ्टर इफेक्ट अब भी नजर आ रहे हैं। गुजरे हफ्ते ही 2022 विधानसभा चुनावों में चौबट्टा खाल और पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी रहे केसर सिंह नेगी और नवल किशोर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। चमोली में भी पूर्व विधायक राजू भंडारी के समर्थक अब धीरे धीरे नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब आलम यह है कि पिछले विधानसभा चुनावों में 6 सीट वाले पौड़ी जिले में से कांग्रेस के 4 प्रत्याशी तो पहले ही पार्टी का हाथ छोड़ चुके हैं। लेकिन यह स्थिति सिर्फ पौड़ी जिले की ही नहीं है। बद्रीनाथ, धनोल्टी, पुरोला, उत्तरकाशी और टिहरी सीट पर भी पिछला चुनाव लड़ने वाले सभी नेता भाजपा के पाले में हैं। आप इसे डेमोक्रेसी की हाइट्स कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बाद भी सुकून मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। लोकसभा के बाद उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। उत्साहित भाजपा कैंप के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ग्रास रूट पर दल बदल का अभियान शुरू कर सकती है। विपक्ष को हाथ से ही नहीं, जड़ से उखाड़े जाने की तैयारी है। इस सब के बीच कांग्रेस बस हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखने को विवश नजर आ रही है। इस बुलेटिन के तैयार होने तक भाई हरक सिंह रावत जी अभी तय नहीं कर पाए हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसी 22 मार्च को धामी सरकार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल में 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक घटना से जनता इस कदर हर्षित हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिन भर धामी सरकार के 2 साल ट्रेंड करता रहा। जी हाँ, होली का मजाक जैसी लगने वाली ये बात सच है, बिल्कुल सच। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म में छाई खबरें भी इसकी पुष्टि करती हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन ने एक बार फिर पूरे जोर शोर से चांद जमीन पर उतर लाने का दावा किया। हालांकि समान नागरिक संहिता, सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन पर सख्ती जैसे दावों के बीच ये सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि गुरु जब इतना कमाल कर ही दिया है तो फिर मोदी जी के नाम पर ही काहे वोट मांगे जा रहे हो। और तो और इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस सवाल का भी जवाब नहीं मिल पाया कि उत्तराखंड को उसका वाजिब भू कानून आखिर कब मिलेगा। न ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बता पा रही हैं कि जब उत्तराखंडियों के पास अपनी ज़मीनें ही नहीं बचेंगी तो उनका टोपी पहनकर घुघुती घुरौण लगी मेरा मैं तकी ये गीत गाना कितने मायने रख पाएगा। काबिले गौर है कि भू कानून पर विचार करने के लिए सरकार ने तब जो समिति बनाई थी उसकी जिम्मेदारी मैडम रतूड़ी को ही दी गई थी। पर कमेटी बन के क्या हासिल हुआ आज तक पता नहीं चल पाया। अलबत्ता मैडम रतूड़ी को एडवांस में ही 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है ना। ये ब्यूरोक्रेसी का एकदम वाह मोदी जी वाह मोमेंट।
इस हफ्ते उत्तराखंड जब चुनावी रंगत में डूबा है, ठीक यही क्षण हमें चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने की भी याद दिला रहा है। आज से ठीक 50 साल पहले इन्हीं दिनों चमोली के रैणी गांव की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में अपने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रैणी गांव की घटना को दुनिया ने चिपको मूवमेंट के नाम से जाना। पर्यावरण की इंटरनेशनल मार्केटिंग करने वाले लोगों ने बताया कि हिमालय की महिलाएं पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों से लिपट रही हैं। इस ब्रांडिंग से यह हुआ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अचानक फंडिंग की बाढ़ सी आ गई, लेकिन इससे गौरा देवी के हालात नहीं बदले। इस ब्रांडिंग ने चाहे अनचाहे गौरा और उसकी दीदी भुलियों के नाजुक कंधों पर पर्यावरण बचाने का एक भारी भरकम बोझ लाद दिया, जबकि वो जल, जंगल, जमीन पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। चिपको के 50 साल बाद हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस सेमिनार नुमा सोच से भी बाहर आने की जरूरत है। हमें स्वीकार करना होगा कि स्थानीय लोगों के जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण बचाने के लिए कोई अतिरिक्त परियोजनाएं या प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। बहरहाल गौरा के मायके, उनके जंगल लगातार कट रहे हैं। जल तो पहले ही बांधों और सुरंगों में कैद कर लिया गया है, अब बची कुची जमीन भी हाथ से निकल रही है। लोग कह सकते हैं कि अरे जमीन बेचने वाले यहीं के तो लोग हैं। ऐसा ही कुतर्क तब वन विभाग के ठेकेदार ने भी दिया होगा कि अरे इस जंगल का ये पहाड़ी आखिर क्या ही कर लेंगे, इसलिए काट कर बाजार में बेच देते हैं। जैसे आज कह रहे हैं कि इन बंजर खेतों को बेचकर 2 पैसे कमाने में क्या बुराई है। समितियों के झुंझुनों से उठते शोर को अगर म्यूट करें तो हम अपने जंगलों की उस चीख को सुन पाएंगे जिसे कभी गौरा देवी ने सुना था। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे उन सभी दर्शकों और समर्थकों का पुनः शुक्रिया जिन्होंने 12 मासा की पेड मेंबरशिप लेकर या थैंक्स का बटन दबाकर हमें समर्थन दिया है। आपका ये साथ ही हमारी ताकत है। हमारे लिए अगर आपके पास कोई भी सुझाव या सूचना हो तो हमें इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। आप सभी को होली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, नमस्कार।